सो यो व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक अगेन टू अ न्यू वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अपनी ओला रोस्टर का रिव्यू, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग का कमेंट आ रहा था कि रिव्यू बना दो और मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि हमने अभी अपना सेटअप उदयपुर शिफ्ट कर लिया है। वहाँ पर हम रेंट पर एक घर लिया है, वहाँ पर हम रह रहे हैं अभी, तो उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज मुझे टाइम मिला है कंप्लीट। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं बाइक को लेकर के, बाइक की बिल्ड क्वालिटी, रेंज वगैरह एंड परफॉर्मेंस वगैरह सभी चीज़ों को रिव्यू करने वाले हैं। कैसी बाइक चलती है, क्या क्या मुझे प्रॉब्लम आई है, सभी चीज़ें क्लियरली बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। और वीडियो को शुरू करने से पहले ही लाइक कर दो, कमेंट कर दो अपनी चीज़ें, क्या क्या तुम्हें देखना है या फिर क्या तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि अभी और ओला से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग नहीं करने वाले हैं, थोड़ी बहुत मॉडिफाई भी करने वाले हैं। और मैं तुम्हें आज के इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि तुम क्या क्या मॉडिफाई कर सकते हो इसके अंदर और क्या नहीं कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या रिव्यू रहता है मेरा इससे रिलेटेड। ये खड़ी है अपनी ओला रोस्टर एक्स प्लस। तो भाई देखो, ये अपनी बाइक है, हम घर पे आ गए, घर पे खड़ी है, 100% चार्ज कर रखी है, 100% हो रखी है। और यहाँ पर शायद से वोल्टेज कम आते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत टाइम लगता है चार्ज होने में। 2864 किलोमीटर चल चुकी है। और इतना कैसे चली है मैं तुम्हें बता दूँ, क्योंकि मेरी रनिंग बहुत ज़्यादा रहती है डेली की। मैं यहाँ से, मेरा घर से उदयपुर पड़ता है लगभग 60 से 70 किलोमीटर। तो मैं 4-5 दिन हो गए रेगुलर उदयपुर जा रहा हूँ। और मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें इसमें दिक्कत आ रही है। सबसे पहले प्रॉब्लम बता देता हूँ, प्रो एंड कॉन्स। तो सबसे पहले तुम्हें कॉन्स बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ क्या क्या चीज़ें इसकी अच्छी है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आ जाती है हमें चार्जिंग की। तो चार्जिंग में दिक्कत ये है कि हमारा चार्जर स्लो है शायद से, क्योंकि चार्जिंग कंपनी बताती है 5 से 6 घंटे में 100% हो जानी चाहिए। और पसीनों को इग्नोर करना, क्योंकि पंखा बंद कर रखा है अभी। तो चार्जिंग 5 से 6 घंटे में हो जानी चाहिए, लेकिन अभी लग रहे हैं 12 से 13 घंटे। क्योंकि एक रीज़न हो सकता है हमारा वोल्टेज का, कि गांव में वोल्टेज कम आते हो इस हिसाब से। और दूसरा रीज़न तो क्लियर है कि चार्जर ही ख़राब है। हमने बोल रखा है उसको, भाई को, शोरूम वाले भाई को, उन्होंने बोला फाइल लगा दी है, आपका चार्जर आ जाएगा 10 से 15 दिन में। तो शायद से अभी 10 से 15 दिन हो भी चुके होंगे। तो अभी मैं जाके पता करूँगा या फिर कॉल पे पूछूंगा क्या सीन है, चार्जर आए या फिर नहीं। तो दूसरी प्रॉब्लम मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप चाबी ऑन करते हो, अभी रेंज देख लो, तो अभी देखो पार्क लगी हुई है, अभी 100% 187 बता रहा है नॉर्मल के अंदर। जैसे ही हम इसको स्टैंड से हटाएंगे, और स्टैंड से हटाने के बाद पार्क रहती है, लेकिन स्टैंड का साइन हट जाता है। और जैसे ही सेल्फ दबाया, देन नॉर्मल आ गया, ठीक है, 187। तो ये है सेकंड प्रॉब्लम। तो 36 किलोमीटर बता रहा है, क्यों? क्योंकि ये इसका ग्लिच है, और ये 2, 3, 6 ऐसे चलता ही रहेगा। लेकिन जैसे ही 200 नीचे आएंगे, वैसे रैंक क्लियर बताएगा। तो ये सेकंड प्रॉब्लम है, जो कि आई थिंक नए अपडेट के साथ में सोल्व हो जानी चाहिए। और नहीं हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना कुछ वो रहता नहीं है कि क्लियर दिखाएगा वही चलेगी। मोस्टली चलती नहीं है जितना ये दिखाती है। इन लोगों को इसके अंदर एआई इंटीग्रेट कर देना चाहिए, जिससे कि बाइक कितना चलेगी किस लोड पर, वो तुम्हें क्लियर दिखाना चाहिए इनको। लेकिन अभी जो इन्होंने कोड कर रखा है कि 187 चलेगी 100% पर नॉर्मल मोड में, तो उससे वो ऑटोमेटिक कम होता रहता है। और तुम लोग 500 मीटर जाओगे तो भी ये कम हो जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि इनका कुछ वो मतलब एआई सिस्टम नहीं है कि तुम्हारे लोड पर या फिर तुम्हारी स्पीड पर वो ऑटोमेटिक चेंज करे। वो वाला सिस्टम नहीं है। कार अपनी दूसरी कार्स के अंदर होता है या बाइक के अंदर होता है वो वाला। तो ये तुम्हें जो कोड कर रखा है वही दिखाएगा। तो इसके बाद आ जाता है हम अपनी तीसरी प्रॉब्लम पर, जो कि मैंने तुम्हें पहले भी बता रखी है, 2-3 बार शॉर्ट भी डाल रखा है, कि इसकी पीछे वाली ब्रेक चिपकती है। मतलब तुम अगर इसे दबा दोगे तो वापस ऊपर आता है, लेकिन वो सेंसर दबा रह जाता है। तुम्हें पैर को ऐसे जैसे बाइक में गियर डालते हैं अपाचे वगैरह में, ऐसे करके ऐसे करना पड़ता है, फिर वो ब्रेक रिमूव होता है। और इलेक्ट्रिक का बाइकों में ये सिस्टम रहता है कि अगर तुम ब्रेक प्रेस करके रखोगे तो तुम्हारा एक्सीलेटर नहीं लगेगा, कट ऑफ हो जाता है एक्सीलेटर। तो वो दिक्कत होती है। अगर तुम हाईवे पर कहीं पर भी चल रहे हो और तुमने हल्का सा ब्रेक लगाया तो बाइक ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, तुम्हारी बाइक ऑटोमेटिक रुकने लग जाएगी, जिससे तुम्हें दिक्कत हो सकती है, पीछे से कोई भी आकर तुम्हें ठोक सकता है। तो इस चीज़ को सोल्व करना पड़ेगा, जो कि मैंने जुगाड़ लगाया था स्प्रिंग वाला, जो कि इतना सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है और वो ऊपर ही रहता है। तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रेशर से दबाना पड़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा तुम्हारा
पावर लगती है और कुछ कुछ लोगों से दबता भी नहीं है, तो उस चीज़ में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने स्प्रिंग को काटा, लेकिन आधा किया स्प्रिंग को, लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम चिपकने वाली वापस आ गई है। तो वो चीज़ में लाइक ओला वालों को सुधार करना चाहिए, या फिर किसी के पास और कुछ जुगाड़ है तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ क्या सीन होता है। ये अपनी बाइक है, देन इसको यहाँ से प्रेस करोगे तो यहाँ पर ये पूरा ऊपर नहीं आता है, इसको ऐसे हल्का सा लेना पड़ता है। ये देखो, ये प्रेस किया, देन यहाँ से ऊपर आ गया। ये यहाँ पर हल्का गैप रहता है, इतना ऊपर वो लेना पड़ता है। तो यहाँ पे कहीं पे सेंसर है शायद से, यहाँ पे वहाँ पे पता नहीं, लेकिन इससे वो चिपक जाता है। और अगर सेंसर दबा रही है तो तुम्हारा एक्सीलेटर नहीं लगेगा। तो ये सबसे बड़ी मुझे प्रॉब्लम लगी। बाकी इस बाइक के अंदर और कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोस्टली तो नहीं है। अभी तक तो हमें कुछ आई नहीं। हम लोग 2 जने बैठे, 3 जने बैठे, 4 जनों तक मैंने बैठा कर चलाई है, लेकिन अभी तक पावर डिलीवरी वगैरह में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई है। और मैं तुम्हें एक चीज़ और बता दूं कि बाइक की रेंज के रिलेटेड, कि तुम लोग अगर 100% चार्ज करते हो बाइक को, देन 90% तक होने में, मतलब 10% के अंदर तुम्हारा रिजनरेशन ऑन नहीं होगा। तो उसके अंदर तुम्हें उल्टा घुमाते हैं एक्सीलेटर को, उसमें भी ब्रेक नहीं लगेगी और रिजनरेशन नहीं होगा। तो उसके अंदर तुम्हें रेंज बहुत ज़्यादा कम मिलने वाली है। तो उसको मेरे हिसाब से इको मोड में ही चलाना, ताकि तुम्हें एक्स्ट्रा रेंज मिल जाए फर्स्ट में ही, अगर तुम्हें कहीं दूर जाना है तो। उसके बाद 90% होने के बाद में तुम्हें अच्छी रेंज मिलने लग जाएगी, रिजनरेशन होने लग जाएगा। जैसे कि अगर तुम लोग अकेले हो और 40-50 की स्पीड में चला रहे हो, तुम्हें लगभग 2 किलोमीटर की रेंज मिलेगी पर % पर, लेकिन फर्स्ट में बहुत ज़्यादा कम रेंज मिलेगी। तो अब बात कर लेते हैं इस बाइक के कॉन्स की, मतलब कि एक्स्ट्रा पॉइंट की, जो कि आपको नॉर्मल दूसरी बाइकों में नहीं मिलेंगे। जैसे कि अगर आप लोग 1 लाख तक की रेंज में देख रहे हो बाइक, स्प्लेंडर, डीलक्स वगैरह, इनके अंदर आपको इसके मुकाबले फीचर नहीं मिलने वाले। तो ये बाइक मुझे सबसे बेस्ट लगी। एक तो पेट्रोल का खर्चा बहुत ख़त्म हो जाता है, पेट्रोल का खर्चा, मेंटेनेंस कुछ है नहीं, और हालांकि पार्ट्स की प्रॉब्लम है, अगर पार्ट्स कुछ ख़राब हो जाता है तो टाइम लगता है आने के अंदर, लेकिन वो भी शायद से धीरे धीरे सोल्व हो जाना चाहिए अब तो। से चलाना, अगर तुम्हारे पास ये बाइक है 11 किलोवाट वाली X+, इसके अंदर क्या सीन है, स्पोर्ट्स में डालोगे तो पिछले वाला टायर स्लिप करता है एकदम से खींचने पर, क्योंकि एकदम से पावर जाती है। नॉर्मल बाइकों में क्या होता है पेट्रोल वाले में कि पिस्टन तक पेट्रोल जाता है, वो जलता है, फिर उसको पावर मिलती है, तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन इसके अंदर इंस्टेंट पावर मिलती है, जिससे कि टॉर्क एकदम से आता है। देखो, कांच हमने मॉडिफाई कर दिया ये वाला है, और ये यहाँ से टूट भी गया था, इसका वीडियो बनाया है किससे इसको जोड़ना है, मतलब तुम्हें नया नहीं लेना पड़ेगा कुल मिला के। और एक भाई हमारा बोल रहे थे कि टेल मॉडिफाई करो, तो भाई देखो टेल का सीन ये है, सबसे पहले तो मतलब बाइक यहाँ से ऐसे नहीं है, थोड़ी सीधी है, तो टेल अगर हट जाएगी तो उतना अच्छा नहीं लगेगी सबसे पहले तो। और इसको हटाना भी एक ख़तरे का काम है, क्योंकि अगर हटवाया तो इसकी वारंटी हट सकती है, वारंटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो इसके लिए मैं टेल हटवा नहीं रहा हूँ। लेकिन अगर इस वीडियो पर 1 लाख व्यूज़ आते थे और 1000 लाइक आ जाते तो हम लोग करने वाले हैं इसकी टेल मॉडिफाई। भाई बात कर लेते हैं रेंज की, जेन्युइनली रेंज क्या निकाल कर देने वाली है। तो इससे पहले मैंने रेंज का वीडियो अपलोड कर दिया है वैसे तो, उसमें हमने नॉर्मल चलाई थी, नॉर्मल मोड के अंदर 50, 60, 70 की स्पीड के अंदर, और 2 जने थे। तो उसके अंदर हमको जेन्युइन जो रेंज मिली है वो है 80% के अंदर 129 किलोमीटर, 130 किलोमीटर मान लेते हैं, 130 किलोमीटर चली है हमारा। वजह बाद में आप 15% इको पर ही चला पाओगे, वहाँ पर नॉर्मल मोड भी लॉक हो जाता है। तो उस हिसाब से आपको रेंज थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती है। तो मतलब मान के चलते हैं 160 से 170 किलोमीटर आप 20% में, 100 to 0 में आप 160 to 170 किलोमीटर विथ पिलियन चला सकते हो 170 kg अप्रोक्स के अंदर। और उसके बाद आ जाते हैं इको मोड में। इको मोड में जो कि मैंने चला कर देखा है, इतने लंबे टूर में से होते नहीं भाई, इसकी सीट अनकम्फर्टेबल है, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, उसको हमें कंफर्ट करवाना पड़ेगा। ये और प्रॉब्लम थी, लेकिन ये मुझे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम लगी नहीं। तो इसके अंदर मैंने जैसे कि चला कर देखा है, तो बाइक जेन्युइन जो रेंज निकाल देती है 90% के बाद 90% तक तुम्हें 1.2 किलोमीटर की रेंज मिलेगी पर %। मतलब कि तुम 12 से 14 किलोमीटर 10% में चला सकते हो, ठीक है, 15 किलोमीटर मान लो। उसके बाद तुम्हें 2.2 की रेंज मिलने लग जाएगी, मतलब कि 80% के अंदर लगभग 200 किलोमीटर। तो 200 से 240 के लगभग रेंज तुम्हें मिल जाएगी अगर तुम लोग 40 to 50 की स्पीड में चलाते हो। तो मेरे हिसाब से जो मेरा रिव्यू था वो मैंने इस वीडियो के अंदर कम्प्लीटली बता दिया है
लगभग 3000 मैंने बाइक चला ली है, 3000 किलोमीटर 1 महीने के अंदर। तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो मेरी डेली की रनिंग कितनी होती होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, हाइप दबा देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना सभी फ्रेंड्स के साथ में जिसको भी ओला चाहिए। और बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। अगर तुम्हें रिव्यू पसंद आया तो ये सब चीज़ें कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।